हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम पहला पार्ट करने वाले हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में। और मैं ऑप्टिकल फाइबर के क्वेश्चंस और पहले से डाल चुका हूँ, तो वो वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी मैं काफ़ी क्वेश्चन डाल चुका हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। Space is a region of electromagnetic spectrum having frequency range from 1 GHz to 100 GHz। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक क्षेत्र है जिसकी आवृत्ति 1 GHz से 100 GHz तक होती है। तो हमें ऐसा बताना है, जैसे कि हमारी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जो 1 GHz से 100 GHz के बीच में है उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं माइक्रोवेव। बी ऑप्शन था हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन, फिर इंफ्रारेड रीजन, नन ऑफ दीज। तो जो है 1 GHz से 100 GHz कौन सी रेंज में आता है? हमारा माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का मेन एडवांटेज क्या है? हाईली डायरेक्टिव है, मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की लाइट से मूव करती है, ग्रेटर एसएन रेशियो है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, या हाई पेनिट्रेशन पावर है। निम्न में से कौन सा माइक्रोवेव का मुख्य लाभ है? अत्यधिक निर्देशन, प्रकाश की गति से तेज चलना, ग्रेटर एसएन अनुपात और उच्च प्रवेश शक्ति। तो जो हमारी माइक्रोवेव है वो क्या है? हाईली डायरेक्टिव है। हाईली डायरेक्टिव का मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में उसका डायरेक्टिव होना, जैसे कि फीडिंग कम होना, और हम कह सकते हैं उसका डिस्पर्सन कम होना। तो ये कम डिस्पर्स होती है, बजाय ये हाईली डायरेक्टिव होती है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज ए। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है? एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, एट्यूनेटर है, फिल्टर है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने बना भी दिए हैं अब। जैसे कि माइक्रोवेव क्लेस्ट्रॉन क्या है, माइक्रो मैग्नेट्रॉन क्या है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है, TWT क्या है, ये सारे की सारी चीज़ मैंने क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, और मैं इसका वीडियो भी डालने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है। जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है? एज एन ऑसिलेटर काम करता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज क्लेस्ट्रॉन ऑपरेट्स। जो क्लेस्ट्रॉन है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? जैसे कि मैंने बताया था, क्लेस्ट्रॉन के अंदर क्या बताया था कि क्लेस्ट्रॉन में हमारा एक तो होता है, एक बंचर कैविटी होती है, एक कैचर कैविटी होती है। ये कौन सी होती है? बंचर कैविटी। दूसरा क्या है? ये कैचर कैविटी। जब बंचर कैविटी से कैचर कैविटी के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उसका इंट्रैक्शन किससे होता है? RF सिग्नल से। जब इसका RF सिग्नल से होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है, कि जो अगर बहुत जिसकी स्पीड तेज़ है जिस इलेक्ट्रॉन की, एक हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, एक हम बोलते हैं अर्ली इलेक्ट्रॉन, एक हम बोलते हैं लेट इलेक्ट्रॉन। अर्ली इलेक्ट्रॉन और एक लेट इलेक्ट्रॉन, EL। तो जो जिस इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज़ है उसकी स्पीड को हम स्लो कर देते हैं, और जिसकी स्पीड स्लो है उसको हम तेज़ कर देते हैं। और किसके इक्वल कर देते हैं? रिफ्लेक्स इलेक्ट्रॉन के इक्वल। जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, रिफ्लेक्स इलेक्ट्रॉन की स्पीड के बराबर कर देते हैं। किसकी? अर्ली इलेक्ट्रॉन की और लेट इलेक्ट्रॉन की। एक स्पीड को हम डिक्रीज कर देते हैं, एक को। तो एक्चुअली जो हम कर रहे हैं, स्पीड को चेंज कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें जो होता है, हमारा जो प्रिंसिपल होता है क्लेस्ट्रॉन के अंदर, वो होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। कौन सा होता है? वेलोसिटी, क्योंकि हम वेलोसिटी को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो इसका है हमारा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? D। इसके बाद मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन, जो हमारा मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन है, एडिशनल कैविटीज आर इंसर्टेड बिटवीन बंचर एंड कैचर कैविटी टू अचीव। जो मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन है, ऑलरेडी क्लास में भी खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन में जब हमने 2 कैविटी किया था, तो 2 कैविटी में हमारा RF सिग्नल से जो इंट्रैक्शन हो रहा था, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, वो कम हो रहा था। तो जिससे कि हमें क्या है कि गेन कम हो रहा था। तो हमने क्या करा कि उसके बीच में जिससे ज़्यादा इंट्रैक्शन हो, बंचिंग ज़्यादा बने, जो बंचिंग ज़्यादा होगी, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसको हम RF सिग्नल में ज़्यादा कन्वर्ट कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें कैविटीज़ बढ़ाते हैं, तो उसको हम बना देते हैं मल्टी कैविटी, और जिसके कारण क्या हो जाता है? अल्टीमेट हमारा गेन इंक्रीज हो जाता है।
क्या इंक्रीज हो जाता है, फॉर हायर गेन। तो ये याद रखना है, जो बहुगुना क्लिस्टोन के अतिरिक्त गुहाओं को प्राप्त करने के लिए गुच्छा और पकड़ने वाली गुहाओं के बीच में डाला जाता है। तो जो मल्टी कैविटी क्लिस्टोन है उसके बीच में हम बंचर और कैविटी के बीच में कुछ कैविटीज़ और डालते हैं। तो वो जो कैविटीज़ हैं वो डाली जाती हैं स्पेशली हाई गेन प्राप्त करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोड इन द रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। ये बताना है कि जो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन के मोड हैं उनमें से ये कौन सा मोड है। गिव सम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांजिट टाइम, गिव सेम फ्रिक्वेंसी। तो हमारा जो है 6th का क्वेश्चन का आंसर है क्या, गिव सेम फ्रिक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांजिट टाइम। जो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन है उसमें सेम फ्रिक्वेंसी होती है बट उसमें ट्रांजिट टाइम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो उसमें रिफ्लेक्स क्लिस्टोन में हमारा ऐसे घूम के वापस रिफ्लेक्स होके इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या करते हैं, बंचिंग बनाते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगेन मैग्नेट्रॉन इज एन। तो मैग्नेट्रॉन क्या है, मैग्नेट्रॉन हमारा किसकी तरह काम करता है, एज एन ऑसिलेटर की तरह। तो हम इसमें बताएंगे, जैसे बताया हमने क्लिस्टोन किसकी तरह काम करता है, हमारा क्लिस्टोन तो करता है हमारा एम्पलीफायर की तरह। रिफ्लेक्स क्लिस्टोन की जब बात करी थी तो हमने किसकी तरह काम कर रहा था, ऑसिलेटर की तरह। और सिमिलरली हम क्या करने वाले, जो हमारा मैग्नेट्रॉन है, तो जो मैग्नेट्रॉन भी हमारा किसकी तरह काम करता है, ऑसिलेटर की तरह। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब इज। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब क्या है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब क्या है, वाइड बैंड एम्पलीफायर। हम बात करते हैं जब 2 कैविटी क्लिस्टोन हो या मल्टी कैविटी क्लिस्टोन हो, दोनों की दोनों क्या है, नैरो बैंड एम्पलीफायर। मतलब कि जो उनके जो है वाइड बैंड नहीं होते हैं, वो काम तो एम्पलीफायर की तरह ही करते हैं। सिमिलरली ये भी हमारा क्या होता है, TWT, जिसको हम बोलते हैं TWT। तो TWT हमारा वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है। तो अगर हमें कई बार इसमें तो वाइड बैंड दे दिया, तो कई बार हमसे सिर्फ सिंपली भी पूछा जा सकता है। तो हमारा TWT किसकी तरह काम करता है, TWT हमारा एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अब 2-3 चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन कौन एम्पलीफायर की तरह कर रहा है। अब 2 कैविटी क्लिस्टोन हो या मल्टी कैविटी क्लिस्टोन हो तो वो तो और TWT, ये दोनों तो एम्पलीफायर की तरह काम करने वाले हैं। और मैग्नेट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लिस्टोन ये दोनों के दोनों ऑसिलेटर की तरह काम करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर टेकन इन माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव के अंदर हम कौन से एलिमेंट लेते हैं, लंप्ड लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं या दोनों लेते हैं। जब हम सर्किट थ्योरी की बात करते हैं तो सर्किट थ्योरी में हम हमेशा क्या लेते हैं, लंप्ड सर्किट एलिमेंट्स लेते हैं। और उसके अंदर जब माइक्रोवेव की बात करते हैं तो माइक्रोवेव में हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट। तो ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन सर्किट थ्योरी से पूछ लिया जाता है कि उसमें कौन से लेते हैं, हम लंप्ड सर्किट एलिमेंट्स लेते हैं और इसमें लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट। शॉर्ट टर्म फीडिंग इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक कैन बी ओवरकम्ड बाई। जो शॉर्ट टर्म फीडिंग है इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक्स आर ओवरकम्ड बाई, किससे, डाइवर्सिटी रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन से। जो कुछ शॉर्ट टर्म हमारी जो फीडिंग होती है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक्स में, तो वो उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे दूर करते हैं। माइक्रोवेव संचार लिंक में अल्प विधि लुप्त होती द्वारा दूर किया जाता है। तो हमारा जो ये किसके द्वारा किया जाता है, अल्प विधि लुप्त को दूर किया जाता है, किसके कारण किया जाता है, डाइवर्सिटी रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफायर यूज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियल क्रॉस फील्ड। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, वो किसके अंदर लगाते हैं, क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर के लिए। इसलिए इसको हम क्रॉस फील्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर, जैसा कि हम किस में करते हैं, मैग्नेट्रॉन में भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो स्ट्रिप विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रिप लाइन सर्किट। हमें बताना है जो स्ट्रिप लाइन सर्किट के संबंध में लिखने में कौन सा माइक्रो स्ट्रिप्स का नुकसान है। तो माइक्रो स्ट्रिप्स का कौन सा नुकसान है, ये क्या होती है, दो मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर, बनाने में दिक्कत होती है और ये क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है बजाय किसके, माइक्रो स्ट्रिप के। मोस्ट ऑफ द पावर मेजरिंग माइक्रोवेव डिवाइसेज मेजर, जो हमारी माइक्रोवेव डिवाइसेज हैं वो क्या मेजर करती हैं, एवरेज पावर करती हैं, पीक करती हैं, इंस्टेंटेनियस पावर करती हैं, नन ऑफ दीज करती हैं। तो हमेशा हमारी माइक्रोवेव डिवाइसेज हैं वो मोस्टली क्या है, एवरेज पावर को मेजर करती हैं। इन माइक्रोवेव सर्किट वेव गाइड सेक्शन विल एक्ट एज ए। माइक्रोवेव सर्किट में जो वेव गाइड है वो किसकी तरह काम करता है। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है रेक्टेंगुलर वेव गाइड कर, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड हो या सर्कुलर वेव गाइड हो, जो वेव गाइड है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद
हमको क्या करती है कि उसको प्रोपोगेट करती है EM वेव को। तो आप क्या कर रही है कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद, तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से नीचे वाले को क्या कर रही है, एक तरह से रिजेक्ट कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसकी तरह काम करती है, हाई पास फिल्टर की तरह काम करती है। हाई पास फिल्टर की तरह काम क्यों करेगी, क्योंकि कुछ सर्टेन फ्रिक्वेंसी जो हमारी होती है क्या, FC, तो FC से नीचे की फ्रिक्वेंसी को ये पास ही नहीं कराती। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारा, और हाई फ्रिक्वेंसी को पास करा रही है उससे FC से ऊपर को, तो इसका मतलब ये क्या है, हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। हाई फ्रिक्वेंसी को तो ये पास करा देता है, लो फ्रिक्वेंसी को ये पास नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ट्रैपेड डायोड ओवर इम्पेड डायोड। तो हमको बिगेस्ट एडवांटेज बताना है ट्रैपेड डायोड का इम्पेड डायोड पे, वो क्या है, लो नॉइज है, या हाई एफिशिएंसी है, या एबिलिटी टू ऑपरेट एट हाई फ्रिक्वेंसी है, लेसर सेंसिटिविटी टू हार्मोनिक्स है। तो हमारी जो ट्रैपेड डायोड है उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है बजाय किसके, इम्पेड डायोड के। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द वैरेक्टर डायोड इज नॉट यूजफुल एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज। देखो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और जिसमें आ जाता है नोट, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को पहले से ही पता कर लेना है, क्योंकि जब करोगे नोट वर्ड कई बार दिखता नहीं है, तो इस नोट पर ध्यान देना है। तो हमें क्या बताना है, जो वैरेक्टर डायोड नॉट यूजफुल एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर किस चीज़ के लिए यूज नहीं होती है, तो वो किसके लिए नहीं होती है, एज एन ऑसिलेटर की तरह काम नहीं करती है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पे। बाकी का हमारा ट्यूनिंग का, मल्टीप्लिकेशन और पैरामीट्रिक एम्पलीफायर का काम करती है किस पे, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर ये एज एन ऑसिलेटर का काम नहीं करती है। तो इसमें नोट पे ध्यान रखना है, ये नोट जो है ये पूछा गया है, वरना लोग बाग क्या नोट पे ध्यान देते नहीं है और अपना एक आंसर टिक कर देते हैं। पिन डायोड इज सुटेबल फॉर यूज एज ए, जो पिन डायोड है वो किसके लिए सूटेबल है, पिन डायोड को हम यूज करते हैं एज ए माइक्रोवेव स्विच के लिए। किसके लिए यूज करते हैं पिन डायोड को, माइक्रोवेव स्विच के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमीकंडक्टर डायोड विच कैन बी यूज्ड इन स्विचिंग सर्किट एट माइक्रोवेव रन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक डायोड है, तो जो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं हमारे, उनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर डायोड है जिसका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, माइक्रोवेव रेंज एंड स्विचिंग सर्किट के लिए किया जाता है, माइक्रोवेव एंड स्विचिंग सर्किट के लिए। अभी जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन था 17 को क्या है, उल्टा पूछ लिया था हमसे, पिन डायोड सूटेबल किसके लिए, माइक्रोवेव स्विच के लिए, और इसमें हमसे क्या बोल दिया, माइक्रोवेव रेंज में क्या है, स्विचिंग सर्किट के लिए काम कौन सा आ रहा है हमारा, अब पिन डायोड। दोनों क्वेश्चन है, बस इसका जो फ्रेम किया गया है वो जस्ट रिवर्स कर दिया पिछले वाले क्वेश्चन से। अगेन देख सकते हो 17 में हमने क्या किया है, पिन डायोड का पूछा, वो किस में काम आ रहा है, माइक्रोवेव स्विच में आ रहा है, और यहाँ हमने थोड़ा सा बदल दिया और ये कह दिया जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज है, तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज में जो स्विचिंग सर्किट का काम कौन सी डायोड करती है, सेमीकंडक्टर डायोड, वो काम करती है पिन डायोड। माइक्रोवेव एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन, जो माइक्रोवेव एंटीना है उसकी जो एपर्चर एफिशिएंसी है तो वो किस पर करती है, अपर्चर दक्षता किस पर निर्भर करती है, वो करती है एंटीना के अपर्चर पर। रिक्त स्थान, नॉइज इज प्रोड्यूस इन ए माइक्रोवेव ट्यूब ड्यू टू द रैंडम नेचर ऑफ इमिशन एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जो हमारी नॉइज प्रोड्यूस होती है माइक्रोवेव ट्यूब्स में, किसके कारण, रैंडम नेचर ऑफ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण, मतलब सौर उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की यादृच्छिक प्रकृति के कारण एक माइक्रोवेव ट्यूब में उत्पन्न होती है। तो कौन सी शोर होती है, वो कौन सा नॉइज होती है, वो नॉइज होती है हमारी शॉर्ट नॉइज। किसके कारण, थोड़ा याद रखना है कि जो अलग अलग है कि पार्टीशन नॉइज कब होती है, शॉर्ट नॉइज कब होती है, जॉनसन नॉइज कब होती है, शैनोफेनर नॉइज कब होती है। तो हमारी जो शॉर्ट नॉइज है, शॉर्ट नॉइज किसके कारण होती है, रैंडम नेचर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, कौन सी होती है, शॉर्ट नॉइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द रीजन वाई वैक्यूम ट्यूब इवेंचुअली फेल एट द माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। हमें बताना है कि क्या रीजन है जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो फेल हो जाती हैं किस पर, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर। जो वैक्यूम ट्यूब थी वो अब हमारी हाई फ्रिक्वेंसी पर मतलब माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर काम नहीं करती हैं, तो उसका रीज़न क्या है, उनमें नॉइज फिगर इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉइज फिगर इंक्रीजेज। ए मैजिक टी इज नथिंग बट ए, जो मैजिक टी है क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ ई प्लेन टी है, मॉडिफिकेशन ऑफ एच प्लेन टी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ई एंड एच प्लेन टी है, 2 ई प्लेन टी कनेक्टेड इन पैरेलल है। तो मैजिक टी जो है हमारी वो कॉम्बिनेशन है किसका, ई प्लेन टी और एच प्लेन टी का। इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, हाइब्रिड टी भी बोलते हैं किसको, मैजिक टी को। इसको हम कई बार हाइब्रिड टी से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैजिक टी से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन है ई प्लेन टी और एच प्लेन टी का। किस तरह से कॉम्बिनेशन है, जैसे कि उसमें हमारे क्या 3-4 पोर्ट होते हैं। ये हो गया हमारा P1,
ये हो गया मेरा P2 और ये हो जाएगा हमारा P3। जो हमारे 4 पोर्ट होते हैं P3 P4। जब हम बात करते हैं P1 P2 और P3, यो मान लो कि ये तो हमारा ई प्लेन टी था और P1 P2 और P4 ये हमारा क्या था, एच प्लेन टी होता है। तो इन दोनों को हमारा, ये तो हो गया एच प्लेन टी, ये कौन सा हो गया ई प्लेन टी, ये दोनों के दोनों का हमारा मिक्सर होता है। इसको मैजिक टी क्यों कहते हैं? मैजिक क्या है कि जब पोर्ट 1 पे हम जब इनपुट देते हैं तो पोर्ट 2 पे कुछ नहीं जाता, जब पोर्ट 3 पे देते हैं, जब पोर्ट 4 पे कुछ नहीं जाता। तो इसके आप देखोगे जब हम पोर्ट 3 पे देते हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाता P1 और P2 में, बट क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, मतलब अपोजिट होता है। पर जब हम इससे दे रहे हैं P4 से तो P1 और P2 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा और वो भी सेम मैग्नीट्यूड के कारण, सेम मैग्नीट्यूड में होता है। पर जबकि P4 से दे रहे हैं तो P3 पे कुछ नहीं जाता, जब P3 से दे रहे हैं तो P4 पर भी कुछ नहीं जाता। सिमिलरली P1 पे देते हैं तो P3 और P4 पे चला जाएगा पर P2 पे नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें मैजिक क्या है कि कोलिनियर पोर्ट पर हमें कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है कोलिनियर पोर्ट पे। जो P1 P2 कोलिनियर पोर्ट है इसलिए इन दोनों पे आपस में कुछ नहीं मिलता। P3 P4 इसमें एक तरह से कोलिनियर पोर्ट हो जाते हैं तो उसमें हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलता। तो P1 P2 कोलिनियर पोर्ट है तो P3 पे जब देते थे तो P1 और P2 पे मिलता था, इक्वली मिलता था। बट जब हम ई प्लेन टी की बात कर रहे थे, बट इनमें क्या होता, फेज अलग अलग होता था। पर जब हम एच प्लेन टी की बात करते थे, जब P4 से इनपुट देते थे तो P1 और P2 पे इक्वली जाता था और सेम फेज में होता था। और जब हम हाइब्रिड टी की बात करते हैं, P1 से P2 पे कुछ नहीं जाएगा, P3 से P4 पे कुछ नहीं जाएगा, P4 से P3 पे कुछ नहीं जाएगा, इसलिए ये इसको हम बोलते हैं मैजिक टी। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किस किस का, ई प्लेन टी का और एच प्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी। तो माइक्रोवेव एनर्जी में एम्प्लीफिकेशन का काम कौन सा करता है? तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। मैग्नेट्रॉन क्या है, ऑसिलेटर का काम करता है। रिफ्लेक्स क्लिस्टोन अगेन ऑसिलेटर का काम करता है। 2 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन दोनों पे। तो ये किसका काम कर रहे हैं, हमारा ऑसिलेटर्स का। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होते हैं, कभी किस तरह से ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, कभी किस तरह से ऑप्शंस ले लेते हैं। तीसरा गन डायोड है, ये भी हमारा है, किसका काम नहीं करता, एम्प्लीफिकेशन का नहीं करता। तो माइक्रोवेव पे फ्रिक्वेंसीज पर कौन काम करता है, हमारा ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एंड कौन सा करता है, क्लिस्टोन। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ये वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है, वो नैरो। इन पाई मोड ऑपरेशन ऑफ मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन का जो पाई मोड ऑपरेशन है, द स्पोक्स ड्यू टू द फेज फोकसिंग इफेक्ट रोटेट एट एंगुलर वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू 1 पोल पर साइकिल, 2 पोल पर साइकिल, 4 पोल पर साइकिल, 6 पोल पर साइकिल। तो जब हम अगर मैग्नेट्रॉन की जब वर्किंग पढ़ते हैं तो उसमें जो हम करते हैं, जो हमारा पाई मोड है, तो पाई मोड ऑपरेशन वो किस में होता है, 2 पोल पर साइकिल पर। तो क्या आ जाता है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ट्रेवलिंग वेव पैरामीट्रिक एम्पलीफायर आर यूज्ड टू प्रोवाइड ए ग्रेटर गेन, reduce the number of बैरेक्टर डायोड रिक्वायर्ड, अवॉइड टू नीड ऑफ कूलिंग, प्रोवाइड ए ग्रेटर बैंडविड्थ। अभी भी मैंने जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया, जो TWT है वो क्या है, एक एम्पलीफायर है। और एम्पलीफायर कौन सा, वाइड बैंड एम्पलीफायर है। तो इसका वाइड बैंड मतलब कि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेटर बैंड विड्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग वेव ट्यूब ओवर क्लिस्टोन। तो क्लिस्टोन के ऊपर हमको मेजर एडवांटेज क्या है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब का। अगेन सेम क्वेश्चन है कि भाई वो वाइड बैंड होता है, वो नैरो बैंड होता है, तो हमारा फ़ायदा क्या है उसमें कि वो हमें बैंडविड्थ ज़्यादा देता है। दोनों के दोनों, जो क्लिस्टोन है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, दोनों एम्पलीफायर का काम करते हैं, एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे, पर इसकी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा होती है। तो देखो सेम क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से बनाया गया, बाकी का क्वेश्चन सेम है। तो आपको बस के लिए ये याद रखना है कि ऑसिलेटर की तरह कौन कौन सा काम करता है, वो क्लिस्टोन करता है और TWT करता है। मैं लिख देता हूँ, ये है एम्पलीफायर। तो हमारा एम्पलीफायर की तरह करता है, कौन कौन सा करता है, एक तो क्लिस्टोन करता है और एक करता है TWT और दूसरा कौन सा, क्लिस्टोन। और जो हमारा किसकी तरह, ऑसिलेटर की तरह। तो ऑसिलेटर की तरह जो काम करता है वो ऑसिलेटर की तरह हमारा कौन कौन सा करता है, एक तो मैग्नेट्रॉन, एक रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। कौन सा, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन करता है, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ माइक्रोवेव रिपीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट। तो क्या है कि हमारा कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण जो माइक्रोवेव के रिपीटर्स हम यूज करते हैं, क्योंकि जो कर्वेचर होता है वो कितने किलोमीटर बाद करते हैं हम, 50 किलोमीटर बाद।
तो देखो अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हम रिपीटर्स क्यों यूज करते हैं, तो अब के किसके कारण कर रहे हैं, देखो इसका आंसर इसी क्वेश्चन में कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव में रिपीटर्स यूज करते हैं और कितने किलोमीटर पर लेते हैं, वो लगभग 50 किलोमीटर पर यूज करते हैं। रिपीटर्स क्या होते हैं, एक तरह से जो हमारा बूस्टअप करते हैं सिग्नल को। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉइज बिकम इंपॉर्टेंट एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर कौन सी नॉइज है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, शॉर्ट नॉइज, फ्लिकर नॉइज, थर्मल नॉइज, ट्रांजिट टाइम नॉइज। तो हमारी जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज है उस पर इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है, ट्रांजिट टाइम नॉइज। फिनोमिनन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम द कर्वेचर ऑफ इट नॉइज एज, तो जो हमारा फिनोमिनन बताना है जो माइक्रोवेव सिग्नल का कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण, तो वो क्या होता है हमारा डक्टिंग। पृथ्वी की वक्रता के बाद माइक्रोवेव संकेतों की घटना के रूप से जाना जाता है, किसको, डक्टिंग के नाम से। इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक रेन ड्रॉप एटूनेशन एक्सपीरियंस इज मेनली ड्यू टू द, तो जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक्स हैं उसमें रेन ड्रॉप एटूनेशन होता है, वो एक्सपीरियंस हो रहा है किसके कारण, एब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी बाय वाटर वेपर, रेजोनेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन इन वाटर मॉलिक्यूल्स, स्कैटरिंग ऑफ माइक्रोवेव बाय कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉप्स, रिफ्रैक्शन ऑफ माइक्रोवेव थ्रू लिक्विड ड्रॉप लेंस आर फॉर्म्ड बाय रेन। तो इसमें आंसर क्या है हमारा, एब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी बाय वाटर वेपर। तो माइक्रोवेव संचार लिंक में बारिश की बूंद छीनने का अनुभव मुख्य रूप से होता है किसके कारण, एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी बाय वाटर वेपर। द की डिफरेंस बिटवीन सर्किट थ्योरी एंड ट्रांजिशन लाइन थ्योरी इज, सर्किट एलिमेंट, वोल्टेज, करंट एंड इलेक्ट्रिकल साइज। अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सर्किट थ्योरी में हम क्या लेते हैं, वो लेते हैं सर्किट थ्योरी के अंदर हम लेते हैं कौन, इसके माइक्रोवेव थ्योरी के अंदर लेते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं और उसमें लेते हैं हम लंप्ड। इसलिए तो इसमें क्या है, सर्किट थ्योरी अज्यूम फिजिकल डायमेंशन ऑफ द नेटवर्क स्मॉलर देन द इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ, वाइल ट्रांसमिशन लाइन में भी कंसिडर फ्रैक्शन ऑफ द वेव लेंथ। एक तरह से जैसे मैंने बताया था जो सर्किट थ्योरी के अंदर हम ले रहे थे कौन से, लंप्ड पैरामीटर्स, और इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी में हम कौन से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर्स। तो ये दोनों किस पर चेंज होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइज के ऊपर। दोनों में जो मेन महत्वपूर्ण क्या है सिद्धांत है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल साइज। ट्रांसमिशन लाइन इज ए, कौन सा है ट्रांसमिशन लाइन, लंप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्टिव और नॉन मेंशन। अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन में बताया और पहले क्वेश्चन में बताया था, सिंस नो लंप्ड एलिमेंट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर एंड यूज्ड इन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। तो देखो रजिस्टर, कैपेसिटर किस पर यूज करते हैं हम, सर्किट थ्योरी में यूज करते हैं। तो सर्किट थ्योरी में कौन से करते हैं हम, लंप्ड एलिमेंट। कौन से करते हैं, लंप्ड एलिमेंट। ये हो गया हमारा सर्किट थ्योरी। तो ये हमारी सर्किट थ्योरी में हम यूज करते हैं लंप्ड एलिमेंट। और डिस्ट्रीब्यूटेड किस में करना है, हेंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क। तो हम कौन से यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज में, और हम बात करते हैं वो किसके लिए करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन भी नीड ए मिनिमम ऑफ 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, बंच ऑफ कंडक्टर्स। तो हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमें प्रोपोगेट कराने के लिए हमें मिनिमम 2 कंडक्टर की नीड होती है। विद ए सिंगल कंडक्टर ट्रांसफर मैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इज नॉट पॉसिबल, हैंस बी नीड ए मिनिमम ऑफ 2 कंडक्टर। एक से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट नहीं करा सकते, इसलिए हमें कितना मिनिमम 2 कंडक्टर की नीड होती है ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन में। पिन डायोड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर। जो पिन डायोड है उसमें कितनी सेमीकंडक्टर लेयर होती है, कितनी होती है, हमारे होते हैं 3 पिन। ये रहा तीनों की तीनों आपको पता है। ये कैसा है, पी टाइप, ये कैसा है, इंट्रेंसिक, ये क्या है, एन टाइप। तो पिन डायोड है पी टाइप, इंट्रेंसिक एंड एन टाइप डायोड कंसिस्टिंग ऑफ नैरो लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, consist of narrow layer of p-type semiconductor and narrow layer n-type semiconductor with a thicker region of intrinsic और a very lightly end-doped semiconductor sandwich between them। तो जो हमारा पिन डायोड है उसमें कितने लेयर्स होती हैं, हमारी 3 लेयर्स होती हैं। कौन सी, एक एन टाइप, एक पी टाइप और एक इंट्रेंसिक। द मटेरियल आउट ऑफ विच पिन डायोड इज मेड अप ऑफ, तो वो मटेरियल बताना है जिसमें हमारा पिन डायोड बना रहता है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैल्शियम आर्सेनाइड, नन ऑफ दीज। Silicon is a semiconductor normally used because of its power handling capability and it offer high resistivity of intrinsic region. But depending on the application, these days gallium arsenide is also used in fabricating pin diode. बेसिकली हम जो है सिलिकॉन को यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए नॉर्मली, क्योंकि ये हमारे लिए सस्ता भी पड़ता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। और किसके कारण, इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी है। इट ऑफर हाई रेजिस्टिविटी फॉर इंट्रेंसिक रीजन, और जो इंट्रेंसिक रीजन है जिसमें ये हमें क्या करता है, हाई रेजिस्टिविटी
भी प्रोवाइड करता है। बट आजकल हम कुछ एप्लीकेशंस में गैल्शियम आर्सेनाइड को भी यूज कर रहे हैं, किसकी तरह, पिन डायोड के लिए। यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब कुछ और क्वेश्चंस को हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।